एपिसोड की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां पे मार्टिन रॉबी से मिलने के लिए गया होता है। रॉबी एक रेस्टोरेंट का मालिक होता है। रॉबी पूछता है तुम क्या खाना चाहोगे। मार्टिन बोलता है हर रोज तो यही खाता हूँ, क्या तुम इतना भी याद नहीं रख सकते? एक हैमबर्गर विद लॉट ऑफ चीज, लॉट ऑफ टमाटोज एंड लॉट ऑफ केचप, और उसमें अचार मत डालना वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। इसके बाद रॉबी बोलता है इतना सब कुछ मैं कैसे याद रख सकता हूँ। तभी मार्टिन देखता है यहाँ पे डॉक्टर टेनमा भी होता है। रॉबी बोलता है वो जो वियतनामीज या फिर चाइनीज इंसान है वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। वो मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहा था तुम्हारे बारे में। वो आजकल बहुत ज्यादा आते जाते रहता है। इसके बाद मार्टिन बोलता है कि नहीं, वो कोई वियतनामीज या फिर चाइनीज नहीं है, ये एक जापानीज है और इसका नाम है डॉक्टर टेनमा। क्यों टेनमा, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? लेकिन टेनमा कुछ नहीं बोलता। मार्टिन बोलता है जवाब दो और इसे नीचे गिरा देता है और बोलता है ये एक अस्पताल के डायरेक्टर का बेटी का फियोंसे भी था। इसके बाद टेनमा बोलता है तुम ईवा के साथ क्या करने वाले हो। इसके बाद मार्टिन बोलता है ईवा, मिस हाइनामैन बुलाओ उसे, वो तुम्हारी फियोंसे नहीं है। मैंने तो सुना है कि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम एक भगोड़े हो, तुम्हें जेल जाना चाहिए और अपनी सजा काटनी चाहिए, और अगर तुम अच्छे कैदी बने रहोगे तो वो लोग तुम्हें जल्दी रिहा कर देंगे। इसके बाद टेनमा बोलता है ईवा को छोड़ दो, और तब मार्टिन बोलता है तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो कि मैंने उसे पकड़ के रखा हो, वो तो हर रोज पार्टी करने के लिए जाती है। इसके बाद टेनमा बोलता है मुझे ईवा से मिलने दो, और मार्टिन इसको बुरी तरह से पीटने लगता है। और तभी रॉबी बोलता है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा रेस्टोरेंट मत तोड़ना। इसके बाद मार्टिन टेनमा को पीटते हुए बाहर ले जाता है और बोलता है कि यहाँ पे मुझे दिखाई मत देना, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद मार्टिन ईवा को जाके बताता है कि वो टेनमा से मिला था 2 दिन पहले, और वो बताता है कि ईवा से टेनमा मिलना चाहता है। इसके बाद ईवा थोड़ी सी स्माइल करती है और बोलती है कहीं तुमने उसे पीटा तो नहीं? और तब मार्टिन बोलता है कि नहीं, आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगा। और तब ईवा बोलती है चलो हम यहाँ से जा रहे हैं, पार्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन सिर्फ आज की नहीं, शायद सारी पार्टी खत्म हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे चश्मिश बॉस आ जाता है और बोलता है ईवा तुमने बहुत बढ़िया काम किया, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? इसके बाद ईवा हाँ बोलती है और हम देखते हैं मार्टिन को जो रॉबी के रेस्टोरेंट में होता है। रॉबी बोलता है तुमने उसे एक बढ़िया रेस्टोरेंट में भेजा और तुम खुद यहाँ पे आके खाना खा रहे हो। इसके बाद मार्टिन बोलता है पार्टी और बाकी के जितने भी रेस्टोरेंट है उन सब से तुम्हारा बर्गर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद रॉबी बोलता है पता नहीं तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं टेनमा को जो आता है और एक सीट में चुपचाप बैठ जाता है। इसके बाद मार्टिन इसके पास जाता है और बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, क्या तुम समझे नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? क्या तुम और मार खाना चाहते हो? और तभी टेनमा इसके ऊपर बंदूक तान देता है और बोलता है मैनेजर हिलना मत वरना इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। इसके बाद मार्टिन बोलता है देखो ये कितना खतरनाक डॉक्टर है। इसके बाद टेनमा बोलता है तुम्हें किसने हायर किया? मुझे पता है तुम बेबी के लिए काम करते हो, लेकिन ईवा के ऊपर नजर रखने के लिए तुम्हें किसने हायर किया? तुम किसके ऑर्डर को फॉलो करते हो? इसके बाद मार्टिन बोलता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने उसका चेहरा देखा है, वो चश्मा पहनता है। इसके बाद टेनमा बोलता है वो ईवा से क्या करा रहा है? और तब मार्टिन बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना, वो सिर्फ पार्टीज में जाती है, पीती है, खाती है, सो जाती है, बस इतना ही। इसके बाद टेनमा बोलता है कि नहीं, इतना ही नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो स्पेशल काम वो उससे करवा रहा होगा, बताओ वो क्या करवा रहा है। और इसके बाद मार्टिन बोलता है कि कुछ नहीं, बस एक्चुअली आज उसने थोड़ा सा अजीब बिहेव किया, उसने बस एक यंग नौजवान लड़के के ऊपर उंगली रखी बिल्कुल इस तरह से, और वो जो लड़का था उसके बाल सुनहरे थे, ब्लॉन्ड थे और वो काफी खूबसूरत भी था। और इसके बाद टेनमा समझ जाता है कि ये कोई और नहीं योहान है। इसके बाद टेनमा बोलता है ईवा अभी कहाँ पे है? मार्टिन बोलता है वो चश्मिश बॉस के साथ डिनर करने के लिए गई है। टेनमा बोलता है कहाँ पे? वो सब कहाँ पे डिनर करने के लिए गए हैं? ईवा का काम खत्म हो चुका होगा। और तभी मार्टिन को याद आता है ईवा ने कहा था उसका काम खत्म होने के बाद वो लोग उसे मार देंगे, और इसे याद आता है ईवा ने कहा था कि पार्टी खत्म हो चुकी है। इसके बाद मार्टिन को कुछ क्लिक होता है, वो तेजी से यहाँ से भागने लगता है, गाड़ी निकालता है और सीधा उसी रेस्टोरेंट पे पहुंचता है जहाँ पे ईवा डिनर कर रही थी। लेकिन ये देखता है यहाँ पे ईवा नहीं होती, यहाँ पे इसका बॉस होता है। ये बॉस से सवाल करता है कि ईवा कहाँ पे है। इसके बाद बॉस बोलता है उसे मैंने होटल भेज दिया है, क्या तुम गन रखते हो? और इसके बाद मार्टिन बोलता है कि नहीं, इस काम के लिए मैं गन नहीं रखता। इसके बाद बॉस बोलता है ये लो, ये गन लो और उसे मार दो। इसके बाद मार्टिन सोचता है वहां पे सब कुछ सेम था, पार्टी एकदम नॉर्मली चल रही थी, दारू की बदबू, परफ्यूम की खुशबू और बेकार की हंसी, सब कुछ सेम चल रहा था। लेकिन बस एक ही चीज अलग हुई, ईवा ने अचानक से एक जवान लड़के की तरफ उंगली उठाई और हम देखते हैं ये जवान लड़का कोई और नहीं योहान होता है। इसके बाद उस जवान लड़के के पास एक चश्मिश और दूसरा एक और नौजवान लड़का जाते हैं। वो दोनों नौजवान लड़के एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। उस टाइम पे मुझे पता नहीं लगा, लेकिन शायद तब
ईवा का काम खत्म हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं मार्टिन को, जिसने गन ले ली होती है और ये सीधा पहुंचता है ईवा के अपार्टमेंट में। ईवा दारू पी रही होती है। ईवा बोलती है, अच्छा तो उन्होंने तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए, आओ और मुझे मार दो। दारू मुझे अभी चढ़ने लगी है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, मुझे मार दो। इसके बाद ये थोड़ा सा दारू पीती है और जोरों से हंसने लगती है और बोलती है, हाँ तुम मुझे यहाँ पे नहीं मार सकते ना, ये होटल रूम है। तुमने बताया था कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को होटल रूम में मारा था और चारों तरफ खून की नदियां बह गई थी, तो तुम मुझे यहाँ पे नहीं मार सकते, वरना तुम्हें होटल की भरपाई करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, तुम मुझे बाहर ले जाओ और वहां पे मुझे मार दो। लेकिन एक चीज है जिससे मैं थोड़ा सा अटैच हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है आज मैंने क्या किया? मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि आज मैंने क्या किया। तुमने देखा होगा मैंने एक नौजवान लड़की की तरफ उंगली उठाई। मैंने बहुत भयानक काम किया है। मैंने एक भयानक इंसान को एक डेविल से मिलाया है। मैंने मेफिस्टो और फोस्ट दोनों को एक साथ लाया है। इसके बाद ईवा जोरों से हंसने लगती है और बोलती है, खैर कोई नहीं, अब मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। अब मुझे पार्टीज को अटेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास बहुत सारे इनविटेशन लेटर्स हैं। मेरे मरने के बाद तुम इन पार्टीज में जाओ और वहां पे देखो कि मैंने आखिरकार क्या किया है। इसके बाद ये पूरा दारू गटक जाती है और बोलती है, अब आओ मुझे मार दो, आओ मुझे मार दो। और इसके बाद मार्टिन बोलता है, चलो भाग चलते हैं, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। इसके बाद ईवा हंसने लगती है और बोलती है, हम दोनों भाग चलते हैं? आखिरकार हम दोनों इतने क्लोज कैसे हो गए? मैं तुम्हारे साथ कैसे भाग चलूं? और इसके बाद मार्टिन बोलता है, बस मैं अब किसी और को नहीं मार सकता। इसके बाद ईवा फिर से हंसने लगती है और बोलती है, तुम किसी इंसान को नहीं मार सकते, लेकिन किसी डेविल को तो मार सकते हो ना। मैं एक डेविल हूँ, मुझे मार दो। ये सूट और टाई मैंने तुम्हें इसलिए पहनाया क्योंकि टनमा भी ऐसे ही पहना करते था। क्या तुम समझे नहीं? मैं वह चाहती थी कि तुम टनमा की तरह बनो। इसके बाद ईवा आगे बढ़ने लगती है और बोलती है, आओ मुझे मार दो, जल्दी से मुझे मार दो। और जाके मार्टिन से टकरा जाती है। मार्टिन इसे पकड़ लेता है। इसके बाद ईवा बोलती है, तुम मुझे मार दो वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं मार्टिन ईवा को कार में ले जाता है और बोलता है, क्या मैं डेविल को मार सकता हूँ? इसके बाद मार्टिन एक फ्लैशबैक में जाता है जहां से हमें पता लगता है मार्टिन की मॉम भी बिल्कुल ईवा की तरह थी। वो भी एकदम दारूबाज लड़की थी जो दारू पी के कहीं पे भी टुल्ल हो जाती थी, कहीं पे भी लेट जाती थी। मार्टिन उसको घर लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल भी होश में नहीं होती। वो बोलती, तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं यहीं पे सो जाऊंगी, तुम चले जाओ। लेकिन मार्टिन बोलता है कि नहीं, आप यहाँ पे नहीं सो सकती, और उसकी मॉम को घसीटते हुए लेने की कोशिश करता है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा ही होता है, वो गिर जाता है। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी मॉम की तरफ देखता है और उसको अपने कंधों के ऊपर उठा के अपने घर तक ले जाता है। मार्टिन अच्छा बच्चा है, बस उसकी मॉम बहुत बुरी है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं। यहाँ पे दिन हो चुकी होती है, मार्टिन जग चुका होता है, लेकिन ईवा अभी भी सो रही होती है। मार्टिन ईवा के दिए हुए कपड़े को उतार देता है और नए कपड़े पहन लेता है, लेकिन वो ईवा की दी हुई टाई को अपने साथ रखता है और यहाँ से सीधा रॉबी के रेस्टोरेंट में पहुंचता है। रॉबी बोलता है, तुम्हारा चेहरा कुछ दुखी सा लग रहा है। और इसके बाद मार्टिन बोलता है, मेरा चेहरा हमेशा से ऐसा ही था, क्या कोई मेरी तलाश कर रहा था? इसके बाद रॉबी बोलता है कि नहीं नहीं, बस वो जापानीज डॉक्टर तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ के गया है। ये नोट दे देता है मार्टिन को। मार्टिन उसे पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है, हेल्प ब्लाउ होटल रूम नंबर 205। रॉबी बोलता है, उसने कहा है कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो तुम उसे कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे आज तुम क्या खाओगे? क्या हर रोज जो खाते हो वही खाओगे? और इसके बाद मार्टिन बोलता है कि नहीं, आज मैं तुम्हारे सड़े हुए बर्गर नहीं खाऊंगा, अगर मैं उसे खाऊंगा तो मेरा जाने का मूड बदल जाएगा। और इसके बाद रॉबी बोलता है, तुम कहाँ जाने वाले हो? मार्टिन बोलता है, एक पार्टी में। और इसके बाद मार्टिन वॉशरूम में जाता है जहां पे वो टाई पहन लेता है और बोलता है, एक नेकटाई, उससे क्या कुछ नहीं बदल जाता, हम लोग पार्टीज में जा सकते हैं, एक नेकटाई से काफी कुछ बदल जाता है। इसके बाद ये सीधा पहुंचता है एक पार्टी के अंदर जहां पे ये लोगों को देखने लगता है, किसी को ढूंढ रहा होता है। और इसके बाद ये एक बंदे को ढूंढता है और ये कोई और बंदा नहीं, वही बंदा होता है जो यहान से हाथ मिला रहा होता है। मार्टिन देखता है ये बंदा हर किसी से हाथ मिला रहा होता है और सोचने लगता है कि इतने लोगों से अगर ये हाथ मिलाएगा तो इसके हाथ फूल जाएंगे। इसके बाद अचानक से वो बंदा यहाँ से निकल जाता है। वो अपनी गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगता है। मार्टिन भी उसे फॉलो करने लगता है। मार्टिन उसको उसके होटल रूम तक फॉलो करता है और उसके रूम के पास भी पहुंच जाता है। उसका रूम थोड़ा सा खुला हुआ होता है और वो बंदा बोलता है, अंदर आ जाओ, आओ यहाँ पे बैठो। तो तुम भी उससे मिलने के लिए आए हो, है ना? मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। जब तक वो यहाँ पे नहीं आ जाता तब तक चलो कुछ बातें करते हैं।
चलो हम बातें करते हैं दुनिया की खत्म होने के बारे में। इसके बाद ये बंदा बहुत ज्यादा चपर चपर करने लगता है। मार्टिन सोचने लगता है कि ये बिल्कुल बच्चे की तरह बातें कर रहा है, बहुत ज्यादा बकवास किए जा रहा है, ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि छोटा बच्चा जब अपने माँ बाप के पास आता है स्कूल से तब वो सब कुछ बताता है ना, बिल्कुल ये वैसे ही बातें कर रहा है। मुझे इसके इस बकवास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद ये बंदा बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है ना मिस्टर मार्टिन, तुम्हें मेरी बातें सुन के कैसा लगा? और उसके बाद मार्टिन बोलता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? और उसके बाद ये बंदा बोलता है, मुझे पता है, मुझे बहुत कुछ पता है। चलो अब तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। तुम बेबी के लिए काम करते हो 3 साल से, लेकिन उससे पहले तुम 8 साल के लिए जेल में भी थे। तुमने किसी का मर्डर किया था, लेकिन उसके बावजूद तुम बहुत जल्दी छूट गए थे क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे कैदी थे। क्या तुम्हें उसके साथ रहने में अच्छा लगता है? उसी के साथ जिसको तुमने मार दिया था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसका नाम एडा था। इतना सुनने के बाद मार्टिन को अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है बच्चे। लेकिन ये बच्चा चुप नहीं होता। ये बोलता है कि वो ड्रग एडिक्टेड थी, तुमने बहुत कोशिश की ड्रग छुड़ाने की, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है। क्या ये सब प्यार है? और इसके बाद मार्टिन बोलता है, क्या तुझे मार खाने की इच्छा हो रही है? लेकिन उसने अपने आप को सुधारा। वो तुम्हारे लिए खाना पकाती और तुम्हारा इंतजार करती। एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। और तब मार्टिन बोलता है, क्या तुझे मार खाने की बहुत जल्दी है? लेकिन ये बच्चा चुप नहीं होता और बोलता है कि लेकिन तुमने एक रात देखा एक भयानक सा सीन जिसमें तुमने देखा तुम्हारी गर्लफ्रेंड और उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक ही रूम के अंदर हैं। तुमने उसकी चेहरे की तरफ देखा और जैसे तुमने देखा तुम्हें पता लग गया कि वो फिर से ड्रग्स खा रही है। उसने तुम्हारी तरफ देखा और उसने एक चीज बार बार कही। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन तुमने उसे और उसके बॉयफ्रेंड को वहीं पे गोली मार दी। तुमने ये सब कुछ पुलिस के सामने कन्फेस किया था, लेकिन तुमने झूठ कहा था। तुमने झूठ क्यों कहा था? मुझे पता है, उसने अपने आप को गोली मार दिया था, है ना? उसने सुसाइड किया था। तुम्हारे लॉयर ने पता लगाया था कि उसके हाथों में गन पाउडर है, यानी कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन तुमने उससे पहले ही पुलिस को जाके कन्फेस कर दिया कि तुमने उसे मारा है। उसने तुमसे कहा था ना कि तुम उसे मार दो, कहा था ना उसने तुम्हें, मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था कि तुमने उसे नहीं मारा है, लेकिन उसने कहा था कि तुम उसे मार दो। इसके बाद मार्टिन फ्लैशबैक में जाता है जहां पे एडा बोलती है, मुझे मार दो, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, प्लीज मुझे मार दो। लेकिन मार्टिन यहाँ से चुपचाप चला जाता है और एडा जोरों से मार्टिन का नाम चिल्लाने लगती है। ये बाहर जा रहा होता है, तभी ये गन की आवाज सुनता है। ये अंदर आके देखता है जहां पे एडा ने अपने आप को गोली मार दी होती है। एडा का बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे नहीं मारा, इसने अपने आप को ही मार दिया। इसके बाद मार्टिन एडा के हाथों से गन ले लेता है और इसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं मारा। लेकिन मार्टिन उस बंदे को भी गोली मार देता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहां पे ये बंदा बोलता है, मुझे पता था, ये कमाल का है, मैं एकदम सही था। और इसके बाद मार्टिन बोलता है कि नहीं, तुम गलत थे। ये बंदा बोलता है, तो तुमने इस तरह से उसकी ख्वाहिश को पूरा किया। मार्टिन बोलता है नहीं। और इसके बाद ये बंदा बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे मॉम के साथ क्या हुआ था? मुझे पता है उसके बारे में। जब तुम 10 साल के थे तब तुम्हारी मॉम ठंड से मर गई थी और तुमने अपनी मॉम की भी ख्वाहिश को पूरी की थी उस वक्त। क्यों? मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये सब कमाल का है। मैं खुद भी हैरान हूं कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तुम्हारी मॉम बहुत दारू पीती थी, वो कहीं पे भी सो जाया करती थी, लेकिन तुम उसे हर रोज अपने घर ले जाया करते थे। तुम्हारी मॉम हमेशा कहती थी कि मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं यहीं पे सो जाऊंगी, लेकिन तुम हर रोज उसे अपने घर ले जाते थे। लेकिन एक दिन, और इसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं मार्टिन अपनी पियक्कड़ मॉम को घर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही होती है, लेकिन इसकी मॉम बोलती है कि बस रहने दो, मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं यहीं पे सो जाऊंगी। और मार्टिन इस बार अपनी मॉम की तरफ देखता है और चिल्ला के बोलता है, मॉम अब उठ जाओ। लेकिन इसकी मॉम नहीं उठती और मार्टिन निराश होकर यहाँ से चला जाता है। मार्टिन थका हुआ होता है, वो समझ नहीं पाता और अपनी मॉम को छोड़ के चला जाता है, जिस वजह से इसकी मॉम की मौत हो जाती है। आगे ये बंदा बोलता है, तुमने अपनी मॉम को छोड़ा और इसीलिए उसकी मौत हो गई। सुबह तुम्हें पता लगा पुलिस के जरिए कि तुम्हारी मॉम की मौत ठंड की वजह से हुई है। उस वक्त तुमने सोचा होगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे मॉम ने तुम्हें कहा था कि वो उसे छोड़ के चले जाए और तुमने वैसा ही किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने ऐसा सोचा होगा और तुम बिल्कुल सही भी हो, तुम एकदम सही हो, तुमने सही किया। तुम्हारी मॉम और तुम्हारी वो एडिक्टेड गर्लफ्रेंड, वो दोनों मरना चाहती थी, बस तुमने उन्हें मरने दिया। तुमने एकदम सही काम किया, तुम एकदम सही हो। तुमने तो उनको उनकी दुख भरी जिंदगी से आजाद किया है, तुम बिल्कुल सही थे। और अभी के लिए ईवा भी मरना चाहती है। इसके बाद मार्टिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये उस रूम को छोड़ के चला जाता है। जब ये जा रहा होता है लॉबी में, तब ये देखता है द रियल डेविल, द रियल मॉन्स्टर योहान को। और ये दिल में सोचता है, एक छोटे बच्चे की तरह सोचता है, उसकी तरफ मत देखो, उसकी तरफ मत देखो, उसकी तरफ मत देखो।
मत देखो उसकी तरफ। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी कमाल सा धांसू सा मजेदार सा लिख देना। और साथ में अगर तुम चाहते हो कि इसके रेगुलर एपिसोड तुम्हें रेगुलरली देखने को मिलते रहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर क्या कर रहे हो बे, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको बजा देना। अगर नहीं बजाओगे तो इस बार योहान या फिर फ्रांस बोनापार्टा को नहीं भेजूंगा, ना ही तुम्हारी जिंदगी में किसी लड़की को भेजूंगा। ये जो नया वाला कैरेक्टर है ना, छोटू सा बच्चा, उसको भेज दूंगा। तुम्हें सुसाइड करने पे मजबूर कर देगा ये। तो सब्सक्राइब करो।